Hello student, I now start characteristics common emitter configuration। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आज आपको कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन के लिए एक करैक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करेंगे। और हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम कॉमन बेस और कॉमन इमिटर की करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया। आज हम कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए करैक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पॉइंट बोर्ड पर एक्सप्लेन किए गए। इन पॉइंट के बेस पर हम करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, सर्किट डायग्राम यानी कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम क्या होता है और किस तरह से एक्सप्लेन किया है वो हम करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स कितनी प्रकार की होती है वो हम बताएंगे। इनकी एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव रीजन। ट्रांजिस्टर में एक्टिव रीजन क्या होता है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सैचुरेशन रीजन क्या होता है ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। कट ऑफ रीजन क्या है ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पॉइंट है ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक कर्व्स यानी ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक कर्व क्या है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा एक कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का एक सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है। इस सर्किट डायग्राम में हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया है। इसमें इमिटर को कॉमन कर दिया गया, ये बेस है और ये कलेक्टर है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करते हैं। उस सर्किट में 2 वोल्ट मीटर होते हैं जिनकी सहायता से हम वोल्टेज को नोट करते हैं या मेज़र करते हैं। वोल्ट मीटर को बेस और कलेक्टर की आर्म में जब जोड़ते हैं तो उस वोल्ट मीटर की जो वोल्टेज होती है उसको क्या कहते हैं, बेस इमिटर वोल्टेज। और कलेक्टर इमिटर के बीच जोड़ने वाले वोल्ट मीटर की जो वोल्टेज होगी उसको कहेंगे हम कलेक्टर इमिटर वोल्टेज। इसको शॉर्ट भाषा में VBE और इसको शॉर्ट भाषा में BCE के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। बेस करंट को हम माइक्रो एमीटर से नोट करते हैं, इसलिए यहाँ हमने एक माइक्रो एमीटर लगा दिया। कलेक्टर करंट को हम मिलीमीटर में नोट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ एक मिलीमीटर लगा दिया। तो जो करंट मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम सीरीज में, और जो वोल्टेज को हम नोट करते हैं उनको हम पैरेलल में ऐड करते हैं। RH1 और RH2 ये 2 रेजिस्टेंट हैं या रेजिस्टेंस हैं जिनकी सहायता से हम वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं एज ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, जिनकी मदद से हम सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। ये हिस्सा इनपुट जंक्शन कहलाता है, यानी कि बेस इमिटर जो जंक्शन होगी वो इनपुट जंक्शन हो जाएगी और कलेक्टर इमिटर जंक्शन होगी वो हमारी आउटपुट जंक्शन कहलाएगी। अब इनपुट जंक्शन को सदैव फॉरवर्ड बाइस पर रखा जाता है और आउटपुट जंक्शन को सदैव रिवर्स बाइस पर रखा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हमको फॉरवर्ड बाइस बनाना है तो हमारे पास NPN बेस क्या है, हमारा पॉजिटिव है यानी कि प्लस साइन है, और इस प्लस साइन के होने के कारण इस बैटरी के हम प्लस से जोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव LT यानी कि लो टेंशन बैटरी। पॉजिटिव को हमने P से जोड़ दिया और निगेटिव को हमने N से जोड़ दिया।
इस कंडीशन में इनपुट जंक्शन हमारी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी, और फॉरवर्ड बाइस होने का मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आगे की तरफ एंड टूवर्ड मोशन करेंगे। दूसरा जंक्शन यानी आउटपुट जंक्शन, इस आउटपुट जंक्शन में हमारे पास क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है निगेटिव सिरा। तो निगेटिव होने के कारण हम इसको इधर से पॉजिटिव ये हाई टेंशन बैटरी कहलाती है, ये आपका प्लस और ये माइनस। इस तरीके से हमारा सर्किट बन के तैयार हो जाता है, और इस सर्किट की सहायता से हम वर्किंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। ये सर्किट नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स दो प्रकार की होती है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आउटपुट सर्किट को कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करके इनपुट वैल्यू को वेरिएबल करते हैं, तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट यानी कि बेस करंट IV और बेस इमीटर वोल्टेज के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इस ग्राफ को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करने के लिए इनपुट जंक्शन की सहायता से या इनपुट जंक्शन को रेजिस्टेंट की हेल्प से कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करते हैं, IV की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं, और उसके बाद आउटपुट जंक्शन के कलेक्टर इमीटर वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करके कलेक्टर करंट IC के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी दो प्रकार की हो गई, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए स्टूडेंट, इस बैटरी में ये प्लस सिरा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस सिरा है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये ऐड करने का प्रोसेस है, यहाँ से ये क्या हो गया आपका माइनस हो गया, ये इधर से आके क्या हो गया प्लस हो गया, ये यहाँ से जाके ये माइनस हो गया, और ये यानी ये ऐसे चल के ये सिरा ये माइनस हो गए, और इधर से आए तो ये प्लस और ये प्लस हो गया। इसी तरीके से यहाँ से चले ये माइनस हो गया, ये आए यहाँ माइनस हो गया, इधर से चले ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी यानी साइन बैटरी को किस ऑर्डर में वोल्ट मीटर और अमीटर या माइक्रोमीटर से जोड़ते हैं, वो साइन हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब करंट किस डायरेक्शन में फिल होगी, इमीटर करंट है तो IE इस डायरेक्शन में फिल होगी, कलेक्टर करंट IC इस डायरेक्शन में फिल होगी, बेस करंट IB इस डायरेक्शन में फिल होगी। इसका मतलब है कि जो करंट ट्रांजिस्टर के तरफ जा रही हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जो ट्रांजिस्टर से बाहर आती है उन करंट को हम नेगेटिव एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक जर्नल चीज़ है कि ट्रांजिस्टर की तरफ जाने वाली करंट पॉजिटिव और ट्रांजिस्टर से बाहर आने वाली करंट नेगेटिव होती है। अब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए हमने y एक्सिस पर बेस करंट IV माइक्रो अमीटर, x एक्सिस पर हमने बेस इमीटर वोल्टेज को वोल्टेज में यानी वोल्ट में रिप्रेजेंट किया है। जब हम इस RH2 की हेल्प से हम VCE बराबर 0 वोल्ट यानी कि कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को 0 वोल्ट पर एडजस्टमेंट करते हैं। इसको एडजस्टमेंट करने के पश्चात हम इस RH1 की हेल्प से हम
वोल्टेज की वैल्यू यानी कि बेस इमीटर वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बेस करंट आई वी की वैल्यू नोट करते हैं। तो डिफरेंट अलग अलग बेस इमीटर वोल्टेज के लिए बेस करंट आई वी की वैल्यू नोट करते हैं। तो बेस करंट आई वी और बेस इमीटर वोल्टेज के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमको ये ग्राफ प्लॉट प्राप्त होता है। इस ग्राफ को ही हम करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि इस ट्रांजिस्टर का या इस डिवाइस का क्या नेचर है, किस तरह से वर्क करती है, वो वर्क हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स से डिफाइन करते हैं। तो ये एक वैल्यू हो गई। अगली बार हमने 2 वोल्ट को पर कांस्टेंट किया, एडजस्टमेंट किया, फिर हमने क्या करा, इसको वेरी किया और बेस इमीटर वोल्टेज की वैल्यू पर हमने बेस करंट आई वी की वैल्यू को नोट किया और एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। ये जो ग्राफ है वो हमारे इनपुट करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है। इस ग्राफ से देखने से क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि एक पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड वाइस की तरह ये वर्क कर रहा है। फॉरवर्ड वाइस में भी इसी तरीके से हमको क्या मिलते हैं, ग्राफ मिलते हैं। तो इसमें भी हमको वैसे ही ग्राफ प्राप्त हो रहे हैं। अगला पॉइंट, इसमें बेस इमीटर वोल्टेज की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करते हैं, उस कंडीशन में बेस करंट आई वी की वैल्यू तेजी से इंक्रीज होती है। ये इस ग्राफ में दर्शाया गया है। नेक्स्ट, अगर हम इनपुट करैक्टरिस्टिक्स कर्व या इनपुट करैक्टरिस्टिक में किसी एक कर्व पर 2 पॉइंट ए और बी टेकिंग कर लें, तो उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ से एक स्लोप ड्रॉ करके ये हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। इन पैरेलल लाइन के ये क्या है, डेल्टा आई बी, और ये हमारा बन जाएगा डेल्टा बी ई, डेल्टा बी ई। यदि हम वोल्टेज डिफरेंस और करंट डिफरेंस के रेशियो को एक्सप्लेन करें, तो ये रेशियो जो होता है हमारा इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यानी इनपुट रेजिस्टेंस आर आई इज इक्वल टू डेल्टा बी बी ई अपॉन डेल्टा आई वी एट कांस्टेंट बी सी ई। यानी कि ये जो है इनपुट करैक्टरिस्टिक्स का रेजिस्टेंस है, डायनेमिक रेजिस्टेंस है, या इसको हम एसी रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये इनपुट करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है। इसकी वैल्यू 20 से 50 अबव होती है। तो ये हमारा इनपुट करैक्टरिस्टिक्स का एक्सप्लेनेशन था। तो यहाँ तक हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम जो है आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स का जो ग्राफ है वो निम्न है। इस ग्राफ में आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। कलेक्टर करंट ऑन द वाई एक्सिस और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज ऑन द एक्स एक्सिस लेकर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो प्राप्त ग्राफ ही हमारा आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स कहलाता है। इस आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले रेजिस्टेंस RH1 की हेल्प से बेस करंट IV की वैल्यू 0 माइक्रो एमीटर एडजस्टमेंट करते हैं, और उसको एडजस्टमेंट करने के पश्चात RH2 की हेल्प से कलेक्टर इमीटर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। इस वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ
कलेक्टर करंट IC की वैल्यू हम नोट करते हैं और नोट करने के पश्चात एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हमको एक ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ में ये दिखाया गया एक शेडेड एरिया है। इस शेडेड एरिया को हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। ये हमारा कट ऑफ रीजन कहलाता है। नेक्स्ट, हमने RH1 की हेल्प से बेस वोल्टेज को 20 माइक्रो एमीटर पर हमने सेट कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया। इसके पश्चात RH2 की हेल्प से कलेक्टर इमीटर वोल्टेज की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग कलेक्टर करंट IC की वैल्यू फाइंड करते हैं। उस कंडीशन में कलेक्टर इमीटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट IC में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये वैल्यू हम अगेन रिपीट करते हैं और रिपीट करने के बाद हम इनके बीच, इन न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इस ग्राफ को ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो ये हमारी कॉमन इमीटर के केस में एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर पॉइंट था एक्टिव रीजन। तो ये भाग, ये लाइन के इस भाग के एरिया को हम एक्टिव रीजन कहते हैं। और नंबर 2 सैचुरेशन रीजन। ये जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया को हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं, यानी संतृप्त रीजन कहते हैं। और तीसरा है कट ऑफ रीजन। ये जो शेडेड एरिया है, ये हमारा कट ऑफ रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सारे रीजनों को हमको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम आपको एक्टिव रीजन एक्सप्लेन करेंगे। इस रीजन के अकॉर्डिंग जब हम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू तेजी से इंक्रीज हो जाती है और लगभग कांस्टेंट की तरफ हो जाती है, यानी कि रेट ऑफ चेंज की वैल्यू कम हो जाती है। लास्ट में हल्के इंक्रीज होती है। इनिशियल में बहुत तेजी से इंक्रीज होती है और लास्ट में स्लोली इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, IV की वैल्यू, यानी कि IV की वैल्यू इंक्रीज करने पर कलेक्टर करंट की वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज होती है या उस रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है जिस रेट ऑफ चेंज में हमने IV की वैल्यू को बढ़ाया है, यानी कि बेस वोल्टेज को जिस ऑर्डर में इंक्रीज किया है, लगभग उसी रेशियो में कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। यदि हम IV बराबर 0 फाइंड करते हैं, उस कंडीशन में सर्किट में एक करंट फ्लो होती है। उस करंट को हम ICEO कहते हैं। इसका मतलब है इसमें फ्लो होने वाली करंट को हम लीकेज करंट कहते हैं। और ये लीकेज करंट जो है हमारी कलेक्टर टू इमीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन। यदि हमारा ये बेस ओपन होता है, यहाँ पर कोई वाइसिंग अप्लाई नहीं की जाती है, इस वाइसिंग को हटा दिया जाता है, उस कंडीशन में बेस हमारा ओपन हो जाता है। और बेस ओपन होने पर जो करंट फ्लो होती है, उस करंट को हम लीकेज करंट कहते हैं या कलेक्टर टू इमीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन कहते हैं। अब बात आती है एक्टिव रीजन किस तरह से बनता है, इसका क्या कारण है। देखिए स्टूडेंट, इस एक्टिव रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर है, इसमें ये हमारा बेस है, ये हमारा इमीटर है, ये बेस इमीटर, और ये हमारा कलेक्टर यानी कि C है। इस कंडीशन में
सबसे पहले बेस इमीटर जंक्शन, यानी ये जंक्शन फॉरवर्ड वाइस में होती है और ये जंक्शन कलेक्टर इमीटर जंक्शन हमारी रिवर्स वाइस में होती है। तो ये जंक्शन फॉरवर्ड वाइस और ये जंक्शन रिवर्स वाइस होती है। इस कंडीशन में जब कलेक्टर इमीटर वोल्टेज की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू तेजी से इंक्रीज होती है और लगभग एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त कर लेती है। इस वैल्यू को प्राप्त करने के अनुसार ये हमको ग्राफ प्लॉट होते हैं। अगर हम IV की वैल्यू IV बराबर 0 माइक्रो एम्पियर यानी कि इस सिरे को अगर हम ओपन कर देते हैं, उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर में एक करंट फ्लो होती है जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं। ये ICEO के बराबर होती है। इस करंट को हम लीकेज करंट कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब इस जंक्शन से ओपन होने के पश्चात एक ये करंट फील होती है जो हमको शेडेड एरिया में दिखाया गया है, कट ऑफ रीजन हो गया। उस कट ऑफ रीजन का कारण क्या होता है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये करंट यहाँ से जब सप्लाई अप्लाई की जाती है, जब वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है, उस कंडीशन में बेस करंट IV की वैल्यू इंक्रीज होती है और इंक्रीज होने के कारण ये बेस जंक्शन यानी बेस रीजन को पार करके इमीटर रीजन की तरफ आती है। उस कंडीशन में बीटा बराबर होता है हमारा IV अपॉन बीटा बराबर होता है हमारा I। इस कंडीशन में बीटा IV, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया था, बीटा IV इस रीजन से और यहाँ से ICEO, ये दोनों करंट मिलकर इस जंक्शन पे बेस इमीटर और कलेक्टर इमीटर से मिलकर इस कंडीशन में एक करंट का निर्माण करती है, जिस करंट को हम कलेक्टर करंट कहते हैं। यदि हम IV की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, उस कंडीशन में कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर हम इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं तो हमको क्या एक लीकेज करंट मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि कलेक्टर इमीटर वोल्टेज की वैल्यू पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इंटरचेंज करने पर। बेस करंट की वैल्यू चेंज करने पर कलेक्टर करंट की वैल्यू पर अधिक इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इस रीजन को एक्टिव रीजन कहते हैं। इस एक्टिव रीजन में यदि कोई हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो उस लाइन में को हम लाइन यानी कि पॉइंट ले लें, उन पॉइंट के बीच के रेजिस्टेंस को आउटपुट डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे डेल्टा BCE डिवाइड बाई डेल्टा IC के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इस कंडीशन में जो वैल्यू होती है वो हमारे वोल्ट IV की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये इस रीजन में आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा एक्टिव रीजन। अब हम बात करते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या होता है, IV बराबर 0 माइक्रो एम्पियर होने पर इस कंडीशन में इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही रिवर्स वाइस में कार्य करती हैं और रिवर्स वाइस में होने के कारण एक बहुत मिनिमम करंट फील होती है, लीकेज करंट कहते हैं। और उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर
एक कट ऑफ रीजन में चला जाता है, जिसको हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सैचुरेशन रीजन। और सैचुरेशन रीजन प्राप्त करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट बेस इमिटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड वाइस में होती हैं। और फॉरवर्ड वाइस में होने के कारण आई यानी कि वोल्टेज सी ई की वैल्यू को जब हम इंक्रीज करते हैं, उस कंडीशन में इमिटर द्वारा इमिटेड होने वाले चार्ज कैरियर को कलेक्टर द्वारा संपूर्ण यानी कंप्लीट कलेक्ट नहीं किए जा सकते, कुछ न कुछ इस बेस की तरफ चले जाते हैं, जिसके कारण ये इमिटर द्वारा इमिटेड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कंप्लीटली कलेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए बीसीवी की वैल्यू जीरो करने से पहले यानी कि इमिटर वोल्टेज की वैल्यू जीरो होने से पहले कलेक्टर करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। यानी इस कंडीशन में जैसे जैसे इस वोल्टेज की वैल्यू को जीरो करते हैं, उससे पहले कलेक्टर करंट आई सी की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसलिए इस रीजन को सैचुरेशन रीजन कहते हैं। तो ये हमारा सैचुरेशन रीजन था। लास्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट हम इमिटर, कलेक्टर और इमिटर के बीच जो वोल्टेज होता है यानी बी सी ई की वैल्यू कांस्टेंट रखकर बेस करंट आईवी की वैल्यू में परिवर्तन करते हैं। और बेस करंट आईवी में परिवर्तन के अलावा कलेक्टर करंट आईसी की वैल्यू नोट करते हैं। और उसमें ये हमारी आईवी माइक्रोमीटर या हमारी आईसी मिली एम्पियर, इनके बीच नोट करते हैं। और नोट करने के पश्चात हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमको इस तरह से एक ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ को ही हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ या कर्व कहते हैं। इस कर्व पर अगर हम कोई 2 पॉइंट इस तरह से मेंशन कर दें, तो उन पॉइंट के बीच का जो रेशियो होगा वो करंट गेन बीटा को रिप्रेजेंट करेगा। और करंट गेन बीटा बराबर होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई वी एट पर्सन बी सी ई। इस कंडीशन में अगर हम ये ड्रॉ कर दें, यहाँ से ये ड्रॉ कर दें, तो इस कंडीशन में इसको हम करंट गेन बीटा फॉर कॉमन इमिटर शो करते हैं। इसकी वैल्यू 20 से 500 के मध्य होती है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे, अल्फा बीटा रिलेशन। देखिए स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा ये क्या आपके करंट गेन है। वी नो दैट आई ई बराबर आई वी प्लस आई सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी नो that current gain alpha
यानी कि ये होता है कॉमन बेस। कॉमन बेस अल्फा बराबर होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई एट कांस्टेंट बी सी वी। इसको लिख सकते हैं डी आई सी अपॉन डी आई ई एट कांस्टेंट बी सी वी। दूसरा है हमारा वी नो दैट करंट गेन बीटा कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर के केस में होता है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई एट कांस्टेंट बी सी ई। ये हमारे तीसरा होता है थर्ड होता है हमारा वी नो दैट करंट गेन गामा यानी कॉमन कलेक्टर गामा इज इक्वल टू होता है हमारा, गामा इज इक्वल टू हो जाता है हमारा डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी एट कांस्टेंट बी सी सी। तो ये स्टूडेंट हमारे करंट गेन के रिलेशन है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। आज हम आपको अल्फा और बीटा का एक रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये हम रफ कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ये जाएगा डी आई और डी आई बी प्लस डी आई सी, डी आई बी और डी आई सी। इसको हम क्या करते हैं, आई सी के रेस्पेक्ट में कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आई सी। तो ये हो जाएगा आपका डी आई ई अपॉन डी आई सी इज इक्वल टू डी आई वी अपॉन डी आई सी प्लस 1। ये किसकी वैल्यू है, आपके 1 अपॉन एल्फा की वैल्यू है। ये क्या आपकी 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन एल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। एलसीएम ले लें हम इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा, एल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये रिलेशन तो एल्फा बराबर हो गया। दूसरी तरीके से यदि स्टूडेंट हम क्या करें, 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एल्फा। एलसीएम ले लें, 1 माइनस 1, इसको इधर ले आए, सॉरी, ये कर लें 1 एल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। तो ये जाएगा 1 माइनस एल्फा अपॉन एल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। तो बीटा बराबर हो जाएगा एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा। तो ये स्टूडेंट क्या था हमारा, एल्फा बीटा का ये एक रिलेशन था, ये हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, ये हमारा एल्फा का रिलेशन हो गया एल्फा और बीटा के केस में, यानी एल्फा बराबर, और ये हमारा क्या हो गया, बीटा बराबर हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारे एल्फा और बीटा के रिलेशन फाइंड हो गए। नेक्स्ट देख स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन एल्फा एंड गामा, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के रेशियो हैं। वी नो दैट गामा इज इक्वल टू होता है हमारा डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई वी, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी। इस डेल्टा आई वी और डेल्टा आई ई
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई वी, इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू डेल्टा आई ई डिवाइड बाई डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। इसको गामा इज इक्वल टू डेल्टा आई ई डिवाइड बाई डेल्टा आई ई कॉमन कर लें तो 1 माइनस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, डेल्टा से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। ये वैल्यू किसकी होती है? अल्फा, तो गामा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ये हमारा रिलेशन हो गया कॉमन इमीटर कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस के करंट गेन के बीच। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ होंगे।